कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान मार्केट से, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप खामोशी से जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही होती है। ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर कुछ तो था जो उन्हें बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस फैमिली का लीडर है ली और उसके वाइफ का नाम एवलिन है। यहाँ की बड़ी बेटी रेगन जो बचपन से सोया ही सकती थी, और उनके दो बेटे मार्कस और बॉब होता है। बॉब छोटा होता है, इसीलिए वो ज्यादा चीजें नहीं समझ पाता। वो ऊपर अलमारी में एक टॉय रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वो रॉकेट को उठाने वाला होता है, वो रॉकेट उसके हाथ से छोड़कर नीचे गिरता है। ये देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं, लेकिन एन वक्त पर रेगन जल्दी से उस टॉय रॉकेट को कैच कर लेती है और सबकी जान बचा लेती है। ली सबको इशारों में समझाता है कि शाम होने वाली है, हमें जल्द से जल्द घर लौटना होगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। अबे एक 4 साल का बेटा वही टॉय रॉकेट फिर से उठा लाया। उसे देखकर सभी दहशत में आ गए, क्योंकि ये रॉकेट बैटरी से चलने वाला था, जिसे ऑन करते ही शोर मच सकता था। ये अपने बेटे के हाथ से वो रॉकेट लेके उसकी बैटरी निकाल कर टेबल पर रख देता है। इसके बाद वो सभी घर के निकलने लगे, लेकिन अब उस रॉकेट को साथ ले जाने की बार बार जिद कर रहा था। इसलिए रेगन चुपके से इस बिना बैटरी वाले रॉकेट को उसके हाथ में थमा देती है और मोहबे स्टोर से बाहर आ गई। पर तभी उस बच्चे ने रॉकेट की बैटरियां भी उठा ली। इसके बाद ये चारों लाइन से घर की तरफ निकल पड़ी। तब हम देखते हैं कि रोशनियों से चौंकने वाला ये शहर कभी गाड़ियों के शोर और इंसानों की भीड़ से भरा रहता, मगर आज ये शहर पूरी तरह से वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ है। यहाँ इंसान तो दूर, बल्कि परिंदों की भी आवाज वही सुनाई देती। हर तरफ एक खौफनाक सी खामोशी छाई हुई है। पूरी दुनिया में अब कौतर हीरो जिंदा बचे हैं, जो ये 5 रौब भी शामिल है। यहाँ देखते हैं कि लाइन से अपने घर तक रेत बिछाया हुआ है और ये लोग इस पर नंगे पांव चल रहे थे ताकि कदमों की भी आहट न हो। वही रॉसो बॉडीगर के पीछे था। वह रॉकेट को लेकर बहुत खुश था। तभी बॉय रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर दिया, जिससे उस रॉकेट में म्यूजिक बजने लगा। रेडियो सो ही सकती थी, इसलिए आवाज पर उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब ली और एवे उसे सोया तो अब बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक घने जंगलों के बीच से निकलकर बॉडी की रफ्तार से भागता एक खौफनाक मास्टर बॉ की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी से खिलौने को कराई के लिए बॉ की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मास्टर बॉ को अपने साथ ले गया। उसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये और उसकी फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया था। ले अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहां उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर जो बिल्कुल धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात यह थी कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वे हवा में सी वाइब्रेशन और धीमे से धीमे आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस ले तो उसे भी महसूस करके ये मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स की चौड़ी रेवड़े से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए एक मेट्रॉइड के जरिए इस धरती पर आए। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा तेज रफ्तार थे कि कुछ ही वक्त ये पूरी धरती में फैल गए और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नाम और निशान हटा दिया। इन मॉन्स्टर्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था और वह था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुके थे। इसे वह खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर रही थी। ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे ताकि वे क्रीचर्स को उनकी पैरों की आहट भी आ सके। अब ये अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहाँ ये मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसने ये पता लगा लिया था कि इस इलाके का 13 मॉन्स्टर मौजूद है और बैठे पर मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ ये रेडियो के जरिए पूरी दुनिया हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। जहां हमें पता चलता है कि एवरिल प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोए लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर इसे उस बॉक्स में छुपा दें, जिससे उस मॉन्स्टर को बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मॉन्स्टर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ले की बड़ी बेटी
कि रेगन सह नहीं सकती थी और ये कवि उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इसके इस कवि को दूर कराने की कोशिश में था। ये अपने बेटे रेगन के लिए एक कॉक्लियर हीरिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रेगन को दे देता है। लेकिन रेगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि हमेशा की तरह ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, जो कि ये अपनी बेटी रेगन के लिए पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसलिए रेगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब वह उस एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। बारी दुनिया की आवाज सुनते ही वो खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रेगन को अपने छोटे भाई की याद भी आती है। रेगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। इससे लगता है कि अगर उस दिन वो अपने भाई को टॉय रॉकेट नहीं देती तो आज उसका भाई जिंदा होता। रेगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रेगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, जो कि 1 साल पहले रेगन के अपने छोटे भाई को टॉय रॉकेट देने की गलती की वजह से अब वो रेगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रेगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड क्रिएट करती हो तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। रेगन डेव के साथ जाना चाहती थी। रेगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मछली अपने साथ ले चलो, पर ली उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दी और रेगन से कहता है कि तुम्हारी मां घर पर अकेली है, इसलिए तो घर पर अपनी मां का ख्याल रखो। जिसके बाद ये मार्कस के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात रेगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वह नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वह अपना बैग पैक करके वो भी घर से कहीं निकल गई और सीधा उस जगह पर आई जहां पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार डाला था और अपने भाई के कब्र के पास वेट कर रोने लगती है और कुछ ही देर वहीं यही पर रेगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वह बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बॉडी में भरकर बाहर ले जा रही थी। अभी सीढ़ी पर लगा एक केन उस बोरी में फंस कर सीधा हो गया। कीड़ा ठीक हुआ के पैर रखने के निशान पर था और एवलिन से देख नहीं पाई। उधर ली और वार्कस मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे वार्कस को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तो बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज उसमें हाइड हो जाएगी और तुम्हारी आवाज बस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। अब तो खोल कर बात कर सकते हो। वो दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है क्या लोग बो की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पर ये जवाब देता है कि जब कुछ बो के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस ले को बताता है कि रेगन आज भी बो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसलिए तो रेगन को ये बात बतानी चाहिए कि आज तक तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एवलिन ने अपने और चुके बेटे की तस्वीर उसकी याद में आंसू बहा रही थी। अभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था और फोटो फ्रेम हाथ में लिए हुए जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी और तभी सीढ़ियां से नीचे उतरने की जल्दी में उसका पैर उस कीड़े के पर धंस गया। एवलिन दर्द से तड़प उठी और उसने अपने मन से आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसके हाथ से उसके बेटे का फोटो फ्रेम छूट गया और तेज आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट जाता है। एवलिन ने जैसे तैसे करके अपने पैर को खींचकर उस कील से बाहर निकाला। इस दौरान उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह से नान हो गया, लेकिन वह खुद पर काबू रखते हुए उसे आह तक नहीं निकालती, क्योंकि उसे पता था कि आवाज निकालने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वह लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट चल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी और तभी उसने कुछ देखा जिससे उसके गले में सांस अटक गई। असल में मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल जब एवलिन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर गया था तब उस आवाज को मॉन्स्टर ने सुन लिया था। डर से कांपती एवलिन दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्कस मछलियां पकड़कर घर वापस लौट रहे थे। अभी दूर से उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर रेड लाइट चल रही है। ली समझ गया कि एवलिन खतरे में है, ना तुरंत घर की तरफ भागा। अदर बेसमेंट में छिपी एवलिन डर के मारे कांप रही थी और मॉन्स्टर उसे घर के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। अभी एवलिन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। यहाँ एवलिन समझदारी से काम लेते हुए इस टाइमर में कुछ सेकंड्स का टाइम सेट करके इसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से एक दूसरे कोने में आकर चुप जाती है। इतने हुए मॉन्स्टर वहाँ हलचल महसूस कर लेता है और वह धीरे धीरे उस हलचल वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा। वो एवलिन के काफी करीब था। एक तो एवलिन को लेबर पेन हो रहा था और दूसरा उस मॉन्स्टर का डर था, लेकिन एवलिन आप पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल चुपचाप बैठ
जाती है। अब एक ड्राइवर यहाँ बचा जिसे सोते ही मॉन्स्टर तेजी से उस डायरेक्शन में भागा। मौके का फायदा उठाते हुए एवलिन जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर निकली और जैसे ही वही डोर से बाहर निकलने वाली थी तो उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर घर के बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा है। इसे एवलिन वहीं पर दीवार के साथ छिप गई। इधर ये मार्कस के साथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। ये समझ गया कि अगर मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए घर पर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को बचाने के बजाय हर दुआ की जान जा सकती है, क्योंकि इस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे बंदूक से वार पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वह अपने पहले से बनाए हुए एक प्लान पर काम करने लगा। ये जल्दी से मार्कस को टॉर्च दिया और उसे जल्दी फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा जो वह घर से दूर एक जगह पर पहले ही बांध सेट कर रखे थे। जिसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भाग निकला। दूसरी तरफ एवेन बात टब भाग आई थी। वह बहुत ज्यादा तकलीफ आई थी। अब वह और ज्यादा देर तक बच्चे को रोक नहीं सकती थी। वह बस बच्चे को जन्म दे ही वाली थी कि उसकी सिसकियों की आवाज को एहसास करता हुआ वो मॉन्स्टर बाथरूम के करीब आ चुका था। एवेन को समझ आ चुका था कि अब जिंदा बच पाना नामुमकिन है। तभी अदर मार्कस ने रॉकेट्स चला दिए जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ फेयर्स शुरू हो गई, जिसे सुनकर वह मॉन्स्टर एवेलिन को यहीं पर छोड़कर तेजी से उस आवाज की तरफ भागा और उसी पर दर्द को दबाए बैठी एवेलिन जोर से चीख पड़ी, जिसकी आवाज रॉकेट्स के शोर में दब जाती है। ये रॉकेट्स का शोर और लाइट्स दूर से रेगन भी देख लेती है और आगे की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद लेकर घर के अंदर आया। उसे देखा कि सीढ़ियों पर पैरों की खून के इशारे लगे हुए हैं। वह उन इशारों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। ना पहुंच कर देखता है कि बाथ टब खून से लाल है। ना समझ गया कि मॉन्स्टर का शिकार हो चुकी है। आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ गया और तभी शावर रूम के कांच पर किसी ने हाथ रखा और कोई और नहीं हुआ कि एवेन भी थी। एवेन इस मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल कर एक बेटे को जन्म दिया था। एवेन को जिंदा पाकर लेके आंखें खोए की खोई रह गई। अब इससे पहले कि बच्चे की रोने की आवाज आती ये तुरंत एवेन और बच्चे को उठाकर ग्राउंड फ्लोर ले आया, जिसके बेसमेंट में उन्होंने बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन बेसमेंट में घुसने से पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से की ओर आने लगा। ये जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसा और दरवाजे को एक ऑटो एंट्रेंस से ढक दिया। ये फौरन बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे उसके रोए की आवाज बंद हो गई। जब जाकर वो दोनों ने राहत की सांस ली। यहाँ ली अपनी वाइफ एवेन को बताता है कि मैं क्रिएचर्स की कमजोरी जान चुका हूँ। अब जल्द कहीं मैं एक औजार तैयार करने वाला हूँ जिससे ये क्रिएचर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर रेगन घर लौट रही थी। अभी उसे खेतों के बीच एक लाइट जाते हुए नजर आई। रेगन जल्दी से उस लाइट के पास आने लगी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि एक मॉन्स्टर उसकी कदमों की आहट से उसके पीछे चलता आ रहा था। जैसे ही वह मॉन्स्टर रेगन को मारने के लिए उसके काफी करीब आया, अभी अचानक रेगन की कान के और शेर से वो खीरे और तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगी, जिसमें की आवाज से वो मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है। जैसे ये आवाज उस मॉन्स्टर के कान के अंदर सोई की तरह चुभ रही हो। इस आवाज को ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी वहां से भाग गया। वहीं ये आवाज रेगन के कान को भी चुभ रही थी, पर जैसे ही वह मॉन्स्टर वहां से भागा रेगन के कानों में तकलीफ बंद हो गई। ये कि रेगन को समझ नहीं आया कि आखिर उसके कान की मशीन ने ऐसा क्यों किया। वह इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए लाइट के पास पहुंच जाती है। अभी उसने पाया कि वो रोशनी एक टॉर्च की थी। जैसे ही रेगन उस टॉर्च को उठाने गई तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मार्कस था, जो डर से कांपता हुआ यहाँ छिपा हुआ था। अपनी बहन को देख मार्कस की घबराहट दूर हो गई। रेगन से कहता है कि वह झाड़िया से तुम्हें छुप कर देख रहा था, तुम्हारे पीछे वो मॉन्स्टर भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो मॉन्स्टर तुम्हारे करीब आते ही अचानक भाग गया। ये सुनकर रेगन बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं था कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा है। वही दूसरी तरफ एवेलिन को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वो ये इसे कहती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उस मॉन्स्टर ने मेरे बच्चों को खा नहीं लिया हो, तो जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। इसीलिए अंडरग्राउंड रोए अपनी वाइफ और बच्चे को सुलाकर वहां से बाहर निकलता है। पहले वह यहाँ वहां खतरा ढूंढने लगता है, अगर अब वह मॉन्स्टर भी वहां से जा चुका था और उसे पूरा घर तहस कर दिया था, जिससे वहां मौजूद पानी का पाइप बे टूट गया था और पानी सीधा नीचे अंडरग्राउंड रोए जा रहा था। लेकिन ये का इस पर ध्यान नहीं गया और वह बच्चों को ढोए खेतों की ओर निकल पड़ा। इस दौरान उधर मार्कस और रेगन अनाज रखने वाली टंकी के ऊपर छिपे हुए थे और आग लगा लेते हैं ताकि इस आग को देखकर उनके पिता यहाँ आ जाए। ये भी अपने बच्चों को यहाँ वहां ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद पानी के शोर से एवेलिन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था और ये ऊपर से झरने की तरह बहकर नीचे आ रहा था। इतने में एवेलिन की नजर अपने बच्चे की बॉक्स पर पड़ी। वह बॉक्स खुला हुआ था
पर वहां से बच्चे की जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी। एवेलिन जैसे ही बॉक्स के पास जाने लगी तभी उसे बॉक्स के पास ही सामने से एक मॉन्स्टर नजर आया। उसे देखकर एवेलिन बहुत ज्यादा घबरा गई। एवेलिन को लगा कि शायद मॉन्स्टर ने उसके बच्चे को खा लिया है, क्योंकि एवेलिन को वह बॉक्स तो नजर आ रहा था लेकिन वह बॉक्स उससे काफी दूर था, इसलिए वह बॉक्स के अंदर देख नहीं सकती थी कि बच्चा अभी भी जिंदा है या फिर मॉन्स्टर ने उसे खा लिया। इसलिए वह धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। तभी मॉन्स्टर भी पानी में उतर जाता है, लेकिन एवेलिन जब बॉक्स के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है। खुशकिस्मती से बच्चे ने आवाज नहीं किया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। वह अपने बच्चे को लेकर एक कोने में आकर चुपचाप खड़ी हो गई और वो मॉन्स्टर मौत बनकर एवेलिन के पास ही मंडरा रहा था। अगर बच्चे के मुंह से जरा सी भी रोने की आवाज निकलती तो उनकी आंख पक्की थी। दूसरी ओर रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगता है कि उनके पिता उन्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे, अब वह अकेले ही घर जाना चाहती थी, लेकिन मार्कस को अपने पिता पर पूरा यकीन था। अपनी बहन को जाता देखकर मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो अनाज की टंकी का दरवाजा खुलकर वह उसके अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त मार्कस के मुंह से तेज आवाज निकल जाती है, जिसे सुनते ही मॉन्स्टर जो एवेलिन को घर में ढूंढ रहा था वह फौरन उस आवाज के पीछे भाग पड़ा, जिससे एवेलिन तो बच गई, लेकिन अब मार्कस की जान खतरे में पड़ गई थी। अनाज से भरे वो टंकी दलदल की तरह थी, जिसके अंदर फंसा मार्कस बाहर आने के लिए जितना जोर लगा रहा था उतना ही वह उसके अंदर धंसता जा रहा था। यहाँ रेगन टंकी का दरवाजा तोड़कर उसे नीचे अनाज और फेंक देती है और खुद ही नीचे टंकी में कूद जाती है। मार्कस जैसे ही अनाज में डूबने वाला था, रेगन उसे पकड़कर बाहर निकाल लेती है और ये दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इन दोनों की हलचल को मॉन्स्टर ने सुन लिया था, इसलिए वह मॉन्स्टर खेत के रास्ते से तेजी से होते हुए टंकी की तरफ बढ़ता है। ये मॉन्स्टर को तेजी से टंकी की तरफ जाता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे अनाज की टंकी के पास है। रेगन ने मार्कस की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि इतने शोर शराबे के बाद मौत का साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अभी ही पल मॉन्स्टर भी टंकी के अंदर कूद पड़ा और दोनों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी रेगन की कान की वजह से एक बार फिर एक अकेली आवाज करने लगी। ये आवाज उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, इसलिए वो बिना वहीं आरे वहां से निकल जाता है। रेगन और मार्कस मौत के मुंह से बाल बाल बच गए और टंकी से बाहर निकल आए। बाहर रे भी ये दौड़ता हुआ आ पहुंचा था। वह अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। इस दौरान एवेलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी वीडियो से देख रही थी। तभी रे को पता चलता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर यहाँ आसपास है। इसने बच्चों को फौरन सामने मौजूद गाड़ी की ओर भेज दिया और खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर आसपास नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन वो क्रीचर ठीक उसके ऊपर होता है। रे जैसे ही पलटकर पीछे देखता है मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से मारकर डर फेंक देता है। अपने पिता को तकलीफ में देखकर मार्कस रे को आवाज देने लगता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर को मार्कस की पोजीशन का भी पता चल जाता है। मॉन्स्टर अब मार्कस और रेगन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बार फिर रेगन की कान की वॉशे से फ्रीक्वेंसीज निकलने लगी। वह आवाज रेगन को भी चुप रही थी, इसने रेगन और अपने कान के वॉशे को ही ऑफ कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस वॉशे से जो फ्रीक्वेंसी निकलती थी वही फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी थी, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जाने रेगन और वॉशे को बंद करके अपनी मौत को दावत दे दी। अगे ही पल मॉन्स्टर कार पर झपट पड़ा और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उधर रे होश में आ गया। अपने बच्चों को खतरे में देख वह समझ गया था कि मॉन्स्टर से लड़कर वह कभी भी मॉन्स्टर को आ नहीं सकता, इसलिए अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। उसने रेगन को इशारों में बताया कि मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तो एक कभी अगली बहू की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है, रेडी होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद रे जोर से चिल्लाने लगा। उसे सुना मॉन्स्टर लेक की तरफ दौड़ पड़ा और एक ही झटके में उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अपने पिता को मरता हुआ देखकर रेगन को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि वह गलत थी। रे को हारने के बाद वह मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एवेलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। अब रेगन उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट करके अपने भाई के साथ घर आ पहुंचती है। एवेलिन ने अपने बच्चों को सही सलामत देखते ही सीने से लगा लिया। तभी एवेलिन ने देखा कि वह मॉन्स्टर एक बार फिर से वह की तरफ आ रहा है। इसके बाद ये लोग जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं, जहां मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। रेगन देखती है कि उसके फादर उसकी कोक्लियर इम्प्लांट के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। अब वह अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रही लगती है। कुछ देर बाद वह मॉन्स्टर वहां के घर घुस आया। एवेलिन यहाँ बंदूक तान कर उसके सामने खड़ी हो गई। एवेलिन के पास बंदूक तो थी, पर वह जानती थी कि उसकी गोली इस मॉन्स्टर के वहां की खाल का कुछ
नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये मॉन्स्टर अनोबा को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक रेगन के कानों में तकलीफ होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसने देखा कि वो मॉन्स्टर भी अचानक तड़पने लगा। यानी जैसे ही रेगा के कानों में तकलीफ शुरू हुई, तभी दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ महसूस करने लगा। रेगन समझ जाती है कि उसके कानों में लगी मशीन जो उसके पिता ने बनाई थी, उसका इस मॉन्स्टर के साथ कोई कनेक्शन है। अभी रेगन का ध्यान अपने पिता के रिसर्च पर गया और इससे रेगन को पता चला कि उसके कान के वशे से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। रेगन को समझ आ गया था जब भी ये मॉन्स्टर बड़े करीब आता तो मेरे कान में तकलीफ होने लगती, पर ये मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार देता, रेगन जल्दी से अपने कान में लगे कॉक्लियर इम्प्लांट का पावर और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से वो मॉन्स्टर अचानक तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर में स्वयं चुभा रही हो। यहाँ रेगन की वह भी समझ जाती है कि ये सारा कमाल कॉक्लियर इम्प्लांट का है, लेकिन पावर बढ़ाने से रेगन के कानों में भी और ज्यादा तकलीफ होने लगी। इसीलिए रेगन समझदारी से काम लेते हुए वहां रखे एक माइक्रोफोन के साथ उस कान के वशे को लगा देती है, जिससे वो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और ज्यादा तेज हो गई। अब तो उस मॉन्स्टर का दर्द से बुरा हाल हो गया और उसकी खोपड़ी का आर्मर अपने आप ही खुलने लगा। आर्मर खोलते ही जैसे ही उसका नजर आया, तभी एवलिन ने शॉटगन से सीधे उसके मुंह पर ही फायर कर दिया, जिससे उसकी खोपड़ी एकदम बब्बारे की तरह फट गई और आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा गया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। गोली की आवाज सुनकर उस इलाके में मौजूद बाकी के दो और मॉन्स्टर भी उड़ाने लगे, लेकिन अब एवलिन और रेगन को उन मॉन्स्टर्स की कमजोरी मालूम चल चुकी थी। इसलिए रेगन ने माइक का वॉल्यूम फुल कर दिया और एवलिन उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें।